हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने भाषा शिक्षण में पुस्तकालय की उपयोगिता एवं व्यवस्था टॉपिक का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम इससे अगले टॉपिक हिंदी पाठ्यवस्तु का अर्थ एवं शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम इकाई 4 का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है हिंदी पाठ्यवस्तु का अर्थ एवं शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण, यह टॉपिक इकाई 4 का अंतिम टॉपिक है एवं इसी टॉपिक के साथ आज हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी पाठ्यवस्तु का अर्थ एवं शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। हिंदी शिक्षण के लिए निर्धारित जो पाठ्यक्रम होता है उसमें अनेक साहित्यिक विधाएं होती हैं, उपन्यास, कहानी, कविता आदि होती है। इन्हीं विधाओं में से चयनित सामग्री को विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में पढ़ाना ही हिंदी पाठ्यवस्तु कहलाता है। अतः जो पाठ्यवस्तु होती है वो किसी भी विधा में से चयनित सामग्री होती है जिसका अध्ययन एक शिक्षक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को करवाता है। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि हिंदी पाठ्यवस्तु का अर्थ क्या है। हिंदी भाषा के शिक्षण हेतु पाठ्यक्रम से चयनित विषय सामग्री, साहित्यिक रचनाएं, भाषा अभ्यास तथा अन्य शैक्षिक सामग्री को हिंदी पाठ्यवस्तु कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए हिंदी पाठ्यक्रम से चुनी गई समस्त विषय सामग्री ही हिंदी पाठ्यवस्तु है। हिंदी शिक्षण के अंदर जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें अनेक चयनित सामग्री हैं, भाषा अभ्यास है, अनेक साहित्यिक विधाएं हैं एवं अन्य शैक्षिक सामग्रियां हैं। इन सभी को ही हिंदी पाठ्यवस्तु कहा जाता है। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का अर्थ क्या है। शिक्षा शास्त्र दो शब्दों शिक्षा और शास्त्र से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य उन सिद्धांतों, नियमों और प्रक्रियाओं से है जिनके आधार पर शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है। विश्लेषण का अर्थ है किसी वस्तु या विषय को उसके विभिन्न भागों में विभाजित करके उसका गहन अध्ययन करना। अतः शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का अर्थ है किसी पाठ्यवस्तु का उसके उद्देश्यों, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री तथा मूल्यांकन की दृष्टि से क्रमबद्ध अध्ययन करना। जो शिक्षा शास्त्र है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस शास्त्र। शिक्षा शास्त्र के अंदर जो भी सिद्धांत होते हैं, जो भी नियम होते हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उनके माध्यम से ही शिक्षण कार्य को संपन्न करवाया जाता है। एवं जो विश्लेषण शब्द है इसका अर्थ है किसी विषय या फिर किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसका अर्थ समझाना एवं उसका गहन अध्ययन करना। इस प्रकार जो शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण है इसका अर्थ हुआ कि किसी भी विषय वस्तु का उसके उद्देश्यों, उसकी विषय वस्तु, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन आदि की दृष्टि से उसका निरंतर एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि हिंदी पाठ्यवस्तु का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कैसे किया जाता है। किसी भी हिंदी पाठ्यवस्तु का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। पहला है विषय वस्तु एवं उसकी इकाइयों का विश्लेषण। सबसे पहले पाठ की संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है तथा उसे छोटी छोटी शिक्षण इकाइयों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले पाठ की जो संपूर्ण विषय वस्तु होती है उसका अध्ययन किया जाता है और उसके बाद में जो संपूर्ण विषय वस्तु होती है उसको छोटे छोटे भागों में एवं छोटी छोटी इकाइयों में एवं छोटी छोटी उप इकाइयों में विभाजित करके उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि यदि पाठ कविता है तो उसमें भाव पक्ष, भाषा शैली, काव्य सौंदर्य, प्रमुख विचार, नैतिक संदेश आदि को अलग अलग इकाइयों के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। जैसे कि कोई पाठ है वो एक कविता है तो शिक्षक उसके अलग अलग पक्षों को, भाव पक्ष को, काव्य सौंदर्य को, भाषा शैली को, इन सभी को वह अलग अलग निर्धारित करके पढ़ा सकता है। यही विषय वस्तु की इकाइयों का विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, दूसरा है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। विषय वस्तु के विश्लेषण के बाद यह निर्धारित किया जाता है कि विद्यार्थियों में कौन से व्यवहारगत परिवर्तन लाने हैं। हिंदी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं। विषय वस्तु का सबसे पहले जब विश्लेषण कर लिया जाता है अर्थात विषय वस्तु को अनेक इकाइयों एवं उप इकाइयों में विभाजित करके उनका अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात यह निर्धारित किया जाता है कि विद्यार्थियों में कौन कौन से व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन आने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हिंदी शिक्षण के अंदर अनेक उद्देश्य हो सकते हैं जिनके बारे में हम यहाँ देखते हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, पाठ का ज्ञान प्राप्त करना एवं शब्दार्थ एवं भावार्थ समझना।
जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, इसके अंदर विद्यार्थियों को पाठ का ज्ञान प्राप्त होता है एवं विद्यार्थी पाठ के अंदर आए शब्दार्थों एवं पाठों के भावार्थ को समझते हैं। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। इसके अंदर पाठ की मुख्य भावना समझना और लेखक तथा कवि के विचारों को ग्रहण करना। इसमें विद्यार्थी पाठ के मुख्य भाव को समझते हैं एवं लेखक अर्थात जो कवि है उसके विचारों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें सीखे हुए ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग करना और भाषा कौशलों का विकास करना। जो अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य होता है, इसमें विद्यार्थी सीखे हुए ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग करते हैं एवं जो भाषा कौशल हैं, 4 भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों कौशलों का विकास करते हैं। इससे अगला है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें पठन, लेखन, श्रवण एवं वाचन कौशल विकसित करना एवं अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। जो कौशलात्मक उद्देश्य है, इसके अंदर जो 4 कौशल हैं, उन कौशलों का विकास किया जाता है एवं विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास भी होता है। ठीक है। तीसरा है शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री का चयन। उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात उपयुक्त शिक्षण विधियों और शिक्षण सहायक सामग्री का चयन किया जाता है। सबसे पहले विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाता है एवं विषय वस्तु के विश्लेषण के बाद में विद्यार्थियों के लिए जो निर्धारित उद्देश्य होते हैं, उसके लिए जो व्यवहारगत परिवर्तन आने हैं, उनको देखा जाता है एवं उद्देश्यों के निर्धारण के बाद में जो शिक्षण विधियां हैं एवं जो शिक्षण सहायक सामग्री है, उसका चयन किया जाता है। यहाँ पर कुछ संभावित शिक्षण विधियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहली है व्याख्यान विधि। जो व्याख्यान विधि है, इसके अंदर एक शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को किसी भी टॉपिक को व्याख्यान के माध्यम से अर्थात उसकी व्याख्या करके पढ़ाता है। यह जो विधि है, यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि मानी जाती है। दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि। जो प्रश्नोत्तर विधि है, इसमें विद्यार्थियों से एक शिक्षक प्रश्न करता है और विद्यार्थी उसके उत्तर देते हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर विधि है वो प्रश्न एवं उत्तरों के माध्यम से संपन्न होती है। तीसरी है चर्चा विधि। जो चर्चा विधि है, इसके अंदर कई विद्यार्थी किसी भी टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं एवं चर्चा करते हुए किसी भी टॉपिक के बारे में सीखते हैं। चौथा है प्रदर्शन विधि। जो प्रदर्शन विधि है, इसमें विद्यार्थियों को एक शिक्षक किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष दिखा करके अर्थात किसी भी प्रत्यक्ष वस्तु का प्रदर्शन करके और फिर उसके बारे में समझाता है या फिर पढ़ाता है। यही प्रदर्शन विधि कहलाती है। जो प्रदर्शन विधि है, वह ज़्यादातर उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाती है। इससे विद्यार्थी उसको जल्दी सीखते हैं। ठीक है। पांचवी है परियोजना विधि। जो परियोजना विधि है, इसके अंदर विद्यार्थी किसी भी टॉपिक का चयन करते हैं, किसी भी विषय वस्तु का चयन करते हैं और उसकी समस्या का पता लगा करके उसका समाधान करते हैं। यही परियोजना विधि कहलाती है। छठा है समूह कार्य। जो समूह कार्य होता है, इसके अंदर कई विद्यार्थी समूह में मिलकर किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं एवं किसी भी विषय के बारे में सीखते हैं। अब हमने शिक्षण विधियों का अध्ययन कर लिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री है। शिक्षण सहायक सामग्री है, फर्स्ट है चित्र। चित्र हैं वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। विद्यार्थी चित्रों के माध्यम से देख करके किसी भी विषय वस्तु के बारे में सीखते हैं। जैसे कि विद्यार्थियों को आम का चित्र दिखाया तो वे यह जानेंगे कि यह आम है। दूसरा है चार्ट। विद्यार्थी चार्ट के माध्यम से सीख सकते हैं। इससे अगला है मानचित्र। विद्यार्थी मानचित्र के माध्यम से स्थानिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मॉडल। विद्यार्थी किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी मॉडल को देख सकते हैं और उसके बारे में सीख सकते हैं। फ्लैश कार्ड, मल्टीमीडिया प्रस्तुति, ऑडियो वीडियो सामग्री, ये भी अन्य शिक्षण सहायक सामग्री है जिनके माध्यम से विद्यार्थी सीख सकते हैं। ये जो शिक्षण सहायक सामग्री है, इनके माध्यम से विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य अधिक आकर्षक एवं रोचक बनता है, जिससे विद्यार्थी इसमें अधिक रुचि के साथ सीखते हैं। इससे अगला है मूल्यांकन तकनीकों का निर्धारण।
शिक्षण के बाद यह जानना आवश्यक होता है कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं। इसके लिए उपयुक्त मूल्यांकन तकनीकों का चयन किया जाता है। जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसके अंदर सबसे पहले विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाता है, उसके पश्चात उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद में शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है एवं इसके पश्चात यह पता लगाया जाता है कि विद्यार्थियों के लिए जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति कितनी हुई है और कितनी नहीं हुई। इसके लिए कुछ मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिनके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ मूल्यांकन तकनीकों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर 2 मूल्यांकन तकनीकें दी हुई हैं। पहली है परिमाणात्मक मूल्यांकन तकनीक और दूसरी है गुणात्मक मूल्यांकन तकनीक। ठीक है, तो हम जो पहली है परिमाणात्मक मूल्यांकन तकनीक, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहली है मौखिक परीक्षा। निर्धारित उद्देश्यों की कितनी प्राप्ति हुई है इसका पता लगाने के लिए विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा कराई जाती है। इसमें विद्यार्थी मौखिक रूप से प्रश्नों के उत्तर देते हैं। दूसरा है लिखित परीक्षा। जो लिखित परीक्षा है इसमें विद्यार्थी को कोई भी प्रश्न दिए जाते हैं और विद्यार्थी उन प्रश्नों के उत्तर लिख करके देता है। तीसरा है प्रायोगिक परीक्षा। जो प्रायोगिक परीक्षा है इसके अंदर विद्यार्थियों से कुछ प्रयोग करवाए जाते हैं और उनके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। इस प्रकार जो परिमाणात्मक मूल्यांकन तकनीकें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली है मौखिक परीक्षा, दूसरी है लिखित परीक्षा और तीसरी है प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है, अब हम जो दूसरी मूल्यांकन तकनीक है गुणात्मक, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दूसरी है गुणात्मक मूल्यांकन तकनीकें। इसके अंदर फर्स्ट है प्रश्नावली। जो प्रश्नावली तकनीक होती है इसके अंदर विद्यार्थियों से किसी भी विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थी उन प्रश्नों के उत्तर लिख करके देता है। दूसरा है संचयी अभिलेख। जो संचयी अभिलेख होता है इसके अंदर किसी भी विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं शैक्षिक जो भी गतिविधियां होती हैं उनसे संबंधित तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। इस प्रकार यह संचयी अभिलेख कहलाता है। तीसरा है आकस्मिक अभिलेख। जो आकस्मिक अभिलेख होता है इसमें किसी भी विद्यार्थी के विशेष व्यवहार, विशेष घटना आदि को तथ्यों के रूप में एवं संक्षिप्त लिखा जाता है। इस प्रकार यह आकस्मिक अभिलेख कहलाता है। चौथा है रेटिंग स्केल। जो रेटिंग स्केल होती है इसमें किसी भी विद्यार्थी के व्यवहार, कौशल आदि का पता लगाया जाता है एवं विद्यार्थियों को उत्कृष्ट, अच्छा, बहुत अच्छा, कमजोर आदि के माध्यम से उनको प्रतिपुष्टि दी जाती है। पांचवा है वैयक्तिक अध्ययन। इसमें कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी विद्यार्थी जो समस्याग्रस्त है, उसकी कोई समस्या है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसकी समस्या का पता लगाया जाता है एवं उसकी समस्या का पता लगाने के बाद में उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। यही वैयक्तिक अध्ययन कहलाता है। छठा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है यह निरंतर चलने वाला मूल्यांकन होता है। यह विद्यार्थियों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ ही किया जाता है। यह सतत अर्थात लगातार चलने वाला अर्थात निरंतर किया जाने वाला मूल्यांकन होता है एवं व्यापक अर्थात यह विद्यार्थियों के सभी पक्षों का मूल्यांकन करता है। इसलिए जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है यह विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन करता है एवं विद्यार्थियों के सभी पक्षों का मूल्यांकन करता है। यही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। सातवां है मानक संदर्भित परीक्षण। जो मानक संदर्भित परीक्षण होता है इसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना किसी अन्य समूह के प्रदर्शन से की जाती है, अर्थात किसी अन्य समूह या किसी अन्य व्यक्ति के प्रदर्शन से इसकी तुलना की जाती है। जैसे कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनके अंदर किसी एक व्यक्ति के प्रदर्शन की तुलना अन्य व्यक्तियों के प्रदर्शन से की जाती है। यही मानक संदर्भित परीक्षण कहलाता है। आठवां है मानदंड संदर्भित परीक्षण। इसमें विद्यार्थी के लिए पूर्व निर्धारित मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। जो मानदंड संदर्भित परीक्षण होता है इसमें विद्यार्थियों के लिए कुछ मानदंड पूर्व से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं और विद्यार्थी का इन पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर ही परीक्षण किया जाता है। जैसे कि किसी विद्यार्थी के लिए यह निर्धारित किया जाता है
कि वह 90% तक शुद्ध भाषा का प्रयोग करेगा तो उसका परीक्षण भी इसी आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार जो मानदंड संदर्भित परीक्षण है, इसमें कुछ मानदंड पूर्व निर्धारित ही कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण की उपयोगिता क्या है। हिंदी पाठ्यवस्तु का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण शिक्षक को निम्नलिखित कार्यों में सहायता प्रदान करता है। पहला है पाठ्यवस्तु की प्रकृति को समझने में। जो पाठ्यवस्तु है उसकी प्रकृति को समझने में शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण सहायक होता है। दूसरा है उपयुक्त शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में। जो भी शिक्षण उद्देश्य होते हैं जैसे कि ज्ञान, अनुप्रयोग, कौशल, बोध, इन सभी का निर्धारण करने में शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण अत्यंत सहायक होता है। तीसरा है प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में। जो शिक्षण विधियां होती हैं उनका चयन करने में भी शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण सहायक होता है। चौथा है आवश्यक शिक्षण सामग्री के उपयोग में। जो भी शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसके उपयोग में भी शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण सहायता करता है। पांचवा है विद्यार्थियों की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन करने में। जो शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण है इसके माध्यम से विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन भी किया जाता है। छठा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध बनाने में। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको अधिक सफल, अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली बनाने में शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का बहुत अधिक योगदान होता है। ठीक है, तो आज हमने हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम की जो चौथी इकाई चल रही थी उसको पूरा कर लिया एवं आज उसके अंतिम टॉपिक हिंदी पाठ्यवस्तु का अर्थ एवं शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण की उपयोगिता टॉपिक का अध्ययन किया है। ठीक है, यह हमारा अंतिम टॉपिक था। अब हमारा पाठ्यक्रम समाप्त हो चुका है। हिंदी पाठ्यवस्तु का अर्थ एवं शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण की उपयोगिता टॉपिक को पढ़ने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी पाठ्यवस्तु का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण एक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसके माध्यम से एक शिक्षक पाठ्यवस्तु को गहराई से समझ करके और इसके शिक्षण उद्देश्यों, सहायक सामग्री, शिक्षण विधियों एवं मूल्यांकन तकनीकों का चयन कर सकता है। इस प्रकार जो शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण प्रक्रिया है वो अत्यंत ही उपयोगी है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव देने के लिए कमेंट कीजिए एवं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।